हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने HPSC PGT मैथ का जो है फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन टोटल किए हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 18 क्वेश्चन थे एग्जाम में, हमने 9 किए हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो जो उसका सेकंड क्वेश्चन था वो मैंने वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R4 to R4 लेके उसको सोल्व करके आपको बताया है। लेकिन जो एक्चुअल स्टेटमेंट थी वो ये थी, वहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने 3 की जगह 4 लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से दोबारा चेक कर सकते हैं जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो R4 to R3 है, तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है और जो यहाँ से मैट्रिक्स बनती है वो बनेगी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी। और वहाँ पे मैंने बनाई है 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो वो गलत हो गया, क्योंकि गलत नहीं हुआ। वहाँ पे आप उसको ऐसे कर सकते हैं 3 और 4 इस टाइप से। तो वहाँ पे R3 और R4 यहाँ पे करेंगे तो 4 क्रॉस 3 की वो मैट्रिक्स उधर बन जाएगी, तो वो क्वेश्चन इस टाइप से आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा था वो था R4 to R3, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 4 की हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। तो सेम सारी चीज़ें वैसे ही करनी है, बस मैट्रिक्स का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो 3 क्रॉस 4 की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, तो वो ये आएगी। देखो ये जो हमारे पास रो है ना, रो इनको हमने क्या करना है, कॉलम में ऐसे लिखना है। ये रो है तो इसको ऐसे कॉलम में, ये रो है तो इसको फिर ऐसे कॉलम में, ये रो है तो फिर इसको इस ऐसे इस कॉलम में। ठीक है, लिख लेंगे तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ से हमने ये ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो बेसिस ऑफ इमेज ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया, देखिए एक बार आप यहाँ से देखिए जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो क्या है। यहाँ पे देखो 1 है, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद 0। ठीक है, आगे तो ये ख़त्म ही है क्योंकि ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फर्स्ट 2 कॉलम्स, तो यानी कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो एक्चुअल जो मैट्रिक्स उसमें पहला और दूसरा कॉलम कौन सा है, C1 और C2। तो ये हमारे पास क्या होगी, बेसिस हो गई किसकी, इमेज ऑफ टी के। ठीक है, बेसिस फॉर इमेज ऑफ टी। तो यहाँ से डायमेंशन कितनी होगी हमारे पास, 2 हो गई। तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था रैंक नलिटी थ्योरम से कर्नलिटी हमने कैसे निकाला था। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में कर्नलिटी के बेसिस हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमने मान लिया ABCD बिलोंग्स टू R4, जो हमारे पास डोमेन में से उसमें से, सच दैट A इंटू में ABCD इज इक्वल टू 0 0, यही कहती है कर्नलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से A की मैट्रिक्स A की मल्टीप्लाई ABCD से करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएंगी 3 इक्वेशन। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन वन को हमने यूज़ करा है। कौन सी है इक्वेशन 1, हमारे पास ये है। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ से हमने क्या किया है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ से यूज़ करके इसकी मल्टीप्लाई ABCD से कर दी। करने के बाद हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएंगी, ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी। 2 इक्वेशन से हमने क्या करा, A की वैल्यू निकाल ली। अब B की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, A की वैल्यू हमारे पास आ गई, C की वैल्यू C और D की वैल्यू हमारे पास D है। तो एक्चुअल में पुट कर देंगे ABCD की वैल्यू। A की वैल्यू हमारे पास ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू C और D की वैल्यू D। तो यहाँ से इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो D कॉमन लेंगे तो D 2D और D, बाकी C वाला पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर C के लिए अलग से एक मैट्रिक्स, बीच में प्लस का साइन, अलग अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 10 द बेसिस फॉर द कर्नल इज। तो ये हो गया हमारे पास बेसिस, कर्नल के बेसिस ये हो गए। तो कितनी एंट्रीज हो गई यहाँ पे 2। तो वही रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, डायमेंशन ऑफ R4 की कितनी है 4। तो रैंक ऑफ टी, इमेज ऑफ टी की 2 है, प्लस नलिटी यानी कि कर्नलिटी की निकालनी है। तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये बेसिस पूछे थे तो बेसिस हमारे पास ये हो गए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, प्रूव दैट द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x² इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन का। ठीक है, इसको एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए वी से दैट लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ ये कब टेंड करेगी, जब x हमारे पास कोई भी नंबर मतलब अप्रोचेस टू c करेगा। ठीक है, इफ़ फॉर एवरी नंबर m ग्रेटर देन 0, तो हर एक नंबर m ग्रेटर देन 0 के लिए देर एग्जिस्टेड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन m। तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो ग्रेटर देन m होना चाहिए व्हेन एवर मोड ऑफ x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने मान लिया लेट m इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर, चूज डेल्टा इज इक्वल टू 1/रूट m हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया डेल्टा। अब यहाँ से मोड x क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होता है और डेल्टा से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ से डेल्टा हमने क्या चूज़ करा था, लेस देन, वही डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अभी आया था ना पीछे, इज इक्वल टू 1/रूट m। तो यहाँ हमने रख ली, स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, फिर
रेसिप्रोकल कर दिया, चेंज हो गया। अब ये फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर देन एम हो गया, और ये फंक्शन ग्रेटर देन एम हो गया, तो यहाँ से लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी को टेंड हो गई किसी नंबर सी के लिए, ठीक है। और सी यहाँ पे क्या है, 0। आ गया समझ में। तो ये प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने लगाई है, एग्जैक्ट डेफिनेशन से हमारे पास ये आ गया, और ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसने पूछा था। देखिए गामा हमारे पास क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 3/2। गिवन इंटीग्रल आर, हमारे पास ये इंटीग्रल है। पोल ऑफ द इंटीग्रल क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू -3 और -3। अब जो हमारे पास इंटरवल गिवन है वो क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.5 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.5। मतलब इस इंटरवल के बीच में हमारे पास ये वैल्यू अगर आती है तो वो हमारे पास नंबर आ जाएगा, मतलब उससे हम फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं आती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास सर्कल बन गया, सर्कल बन गया तो इसके अंदर 1 हमारे पास क्या है, इनसाइड दिस सर्कल एंड -3 इज आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे -3 और 3 पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी इस इंटीग्रल की वो हो जाएगी 0। तो यानी कि -3 पे हम नहीं काउंट करेंगे। हेयर जेड इज इक्वल टू 1 इनसाइड द सर्कल एंड जेड इज इक्वल टू -3 आर आउटसाइड द सर्कल। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल बाय रेसिड्यू। मैंने रेसिड्यू और कोची दोनों से यहाँ पे आपको बताया, कोची जो हमारे पास कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है वहाँ से, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू 1 पे हमें निकालना है। तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1 क्या होता है, जेड -1 ई की पावर जेड अपॉन में जेड -1 जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया e/4 यानी कि e/16। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, कोची रेसिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, 2π आयोटा इंटू समीशन ऑफ रेसिड्यू, यानी कि सम ऑफ रेसिड्यूज। तो 2π आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज हमारे पास e/16 यानी कि क्या आ जाएगा, e π/8। अब इसको देखेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से करेंगे तो हेयर एफ ऑफ जेड हमारे पास ये आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1 पे हमें निकालना है। तो फॉर्मूला 2π/n फैक्टोरियल एफ ऑफ जेड नोट हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ से 2π 0 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि जेड -1 की पावर 1 है, इसको 0 + 1 लिखेंगे क्योंकि ये होता है ना जेड नोट की पावर n+1, ठीक है। तो n हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया। वापस से यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास यही सेम आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से करके आया तो भी सेम आंसर आएगा, और कोची रेसिड्यू थ्योरम से करके आया है तो भी उसका आंसर सेम ही मतलब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। A problem is the mathematics is given to 3 students A, B and C. The chance of solving the problem A, B, C is this. Find the problem will be solved. ठीक है, चांस दे रखा है तो हमें बताना है कि प्रॉब्लम सोल्व करने की कितने प्रोबेबिलिटी होगी। तो हेयर इट इज़ गिवन, A हमने मान लिया चांस ऑफ सोल्विंग प्रॉब्लम, B हमने ले लिया चांस ऑफ सोल्विंग, और C हमारे पास ये हमारे पास गिवन है। हमने मान लिया P ऑफ A बार मतलब प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, P ऑफ B बार P ऑफ C बार। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड। तो P ऑफ A बार B बार C बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व। तो 1 - P ऑफ A बार B बार C बार, तो ये हो जाएगा 1 - 2/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है, इन्वेस्टिगेट वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 और ऑन टू। तो हमें ये बताना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है, या दोनों है। तो देखिए फंक्शन हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड है। तो फर्स्ट वी चेक 1 1 हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन में से 2 एलिमेंट उठाए। तो सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 प्रूव करेंगे कि x1 बराबर है x2। तो यहाँ से ये हो गया, होने के बाद यहाँ से 1 से 1 कैंसर, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर है ना, even है, even। जब even पावर को ख़त्म करेंगे तो यहाँ से मतलब जैसे x² इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू +-1, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्केयरिंग करा, स्केयरिंग बोथ साइड किया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो सेम यहाँ से करेंगे तो x1 का 2016 यहाँ पे पावर इवन है, तो स्केयरिंग मतलब इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू +-x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब हो जाएगा आइदर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू -x2। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज नॉट 1 1। तो यहाँ से जो f ऑफ x है वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार x1 की वैल्यू x2 आ रही है और एक बार x1 की वैल्यू -x2 आ रही है। उसके बाद है नाउ वी चेक f ऑफ x इज ऑन टू।
तो वी चेक एफ ऑफ एक्स। अब ऑन टू चेक करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले रेंज चेक करेंगे। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज़ वो नॉट ऑन टू होगा। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, तो यहाँ से एक्स की पावर 2016 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद उसकी पावर ले ली 2015 हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसकी रेंज क्या हो गई, क्लोज्ड 1 टू इन्फिनिटी हो गई हमारे पास। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ से ये फंक्शन भी क्या है, नॉट ऑन टू है, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका प्रॉपर सबसेट बन गया, ये इक्वल नहीं आया। अगर रेंज बराबर है कोडोमेन हमारे पास आ जाती तो वो फंक्शन कैसा हो जाता, ऑन टू हो जाता। ये हमने जो मैराथन क्लास ली थी वहाँ पे मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था ऑन टू चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नोट ऑन टू हमारे पास हो गया। तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नोर ऑन टू। नेक्स्ट हमारे पास है 14 के 2 पार्ट थे हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, लेट पी एंड क्यू बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम देन पी की पावर क्यू -1 प्लस क्यू की पावर p -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मोड p क्यू। तो देखिए हेयर पी एंड क्यू बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम, तो जीसीडी कितनी हो जाएगी, पी और क्यू की 1 हो जाएगी। अब हम करेंगे यूजिंग फॉर्मेट थ्योरम। देखो जो भी रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो साथ के साथ मैंने इसमें लिखे हुए हैं, और ये कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद ये पेपर सॉल्यूशन के बाद हम एसटेट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आ रहे हैं डेली, एसटेट पीजीटी की, ठीक है। तो डीटी प्लस भी पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और एसटेट पीजीटी के लिए भी। तो डेली आप क्लास देखते रहना, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे एचपीएससी की हमने तैयारी करी थी और हमारी तैयारी मतलब सक्सेसफुल भी रही, क्योंकि जो हमने पढ़ा था, जो हमने मॉक टेस्ट बनाए थे, सब कुछ उसी के अंदर से था, बस घुमा फिरा के दे रखा था। वही बात है, अगर हमने अच्छे से तैयारी की थी तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमारा पेपर हो जाना चाहिए क्वालिफाई, ओके। चलिए हो भी जाएगा अगर आप लोगों ने मेहनत की थी तो। देखिए अब यूजिंग फॉर्मेट थ्योरम क्या है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन फॉर एन इंटीजर a द नंबर a की पावर p इज -a इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ p। दैट मीन्स इसका मतलब ये है a की पावर p -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। अगर p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो किसी इंटीजर a के लिए तो ये रिजल्ट हमारे पास होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लगाएं ये रिजल्ट। तो देखो p की पावर क्यू -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod क्यू, और क्यू की पावर p -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod क्यू। क्योंकि मोड p और क्यू की बात बोली है ना, इसलिए यहाँ पे देखो p और क्यू, मोड p और क्यू दिखाना है, इस कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर, किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से लगाया, एक बार मैंने मोड क्यू के लिए लिया और एक बार मैंने मोड p के लिए लिया। देखो यहाँ से देयरफॉर क्यू डिवाइड्स क्यू की पावर p -1, दिस इम्प्लाइज क्यू की पावर p -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod क्यू। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गए, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हमने सेम क्यू की पावर p -1 और p की पावर क्यू -1 मोड p के अंडर यहाँ से इसको सोल्व किया। देयरफॉर p डिवाइड्स p, तो यहाँ से ये इसको डिवाइड करेगा तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 0 mod p के। तो फोर्थ और फिफ्थ को फिर ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन यूजिंग दिस रिजल्ट, मैंने अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod p है और a कॉन्ग्रुएंट टू b mod q है, तो यहाँ से a कॉन्ग्रुएंट टू b mod p q के हो जाता है। तो थर्ड और सिक्स से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे 1 mod p q के, और वो नंबर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसने पूछा था, क्या पूछा था इसने कि p एंड q 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर, दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p q। तो यानी कि वो नंबर कौन सा आया है हमारे पास, 1 आया है, ठीक है। कौन सा आया है, 1 आया है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, बी पार्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 × 29 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 31। तो गिवन दैट दिस, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय 31। तो यूजिंग विल्सन थ्योरम क्या कहती है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p -1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से लगाइए, p प्राइम नंबर है यानी कि 31 -1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 31, यानी कि 30 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 31। तो इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल खोल दिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 31। तो 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 31, जो 30 होगा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -1 mod 31 के। तो फर्स्ट का यूज़ कर लिया हमने इसमें, तो यहाँ से 30 की जगह हमारे पास आ गया -1, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो बचा क्या, 29 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 31।
4 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड करने के बाद अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है। 120 को 31 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 27 बचेगा। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 mod 31। तो एडिंग सेकंड और थर्ड को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और इसको राइट साइड लेफ्ट साइड को और राइट साइड को 27 और 4 31 mod 31। तो इसका मतलब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 31 mod 31 है ना, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा यहाँ से 0 बचा। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारे पास 0, यहाँ पे आंसर आ गया है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन क्या कहता है, if a b and c are coplanar vector then find the value of the determinant। दिस इस determinant की वैल्यू निकालनी है। अगर a b c कोप्लानर वेक्टर है तो दैट मीन्स a b c किसके इक्वल है हमारे पास 0 के इक्वल है। इसका मतलब a डॉट b क्रॉस c जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का यूज़ करना है। तो हमने मान लिया वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो यहाँ से जो जो इसने बोला है ना ये सारी वैल्यूज़ आप लोग निकाल दो। ए डॉट ए निकाल दो, ए डॉट बी निकाल दो, बी डॉट ए, मतलब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे निकल जाएंगी। निकालने के बाद इन वैल्यू को गिवन डेटरमिनेंट्स में पुट कर दो। पुट कर दिया, पुट करने के बाद हम क्या करेंगे अभी इस डेटरमिनेंट को अलग अलग करेंगे। कैसे देखिए, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ से भी जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना तो ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 B1 प्लस A3 C1। तो ये इसी टाइप से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए उसके बाद इसको प्लस में अलग अलग भी करना है। ठीक है ना, तो ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है इस डेटरमिनेंट को मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे अलग अलग करके लिख दिया। लिखने के बाद अब हमारे पास ए बी सी क्या है कोप्लानर है, दैट मीन्स वही रिजल्ट, यानी कि ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी 0 0 हो गई। तो इसका मतलब इस डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 0 आ गई है। ठीक है, आया समझ में, ये इजी क्वेश्चन था, ये ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू k। तो हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दिस लाइन। तो देखिए यहाँ से पहले इस लाइन को हमने सोल्व किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 स्क्वायर आ गया। इस लाइन को मैंने यहाँ पे सोल्व किया पहले, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस वाई माइनस 1। तो एक्स एक बार तो प्लस का रखेंगे एक बार माइनस का, तो ये दो लाइन हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे जैसे हम निकालते थे एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो पॉइंट रख के और फिर इसकी यहाँ से और फिर जो हमारे पास एक्चुअल गिवन थी तो वहाँ से ये तीनों पॉइंट्स हमने निकाली। अब यहाँ से हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ ड्रॉ करा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये लाइन हो गई, एक लाइन हमारे पास ये हो गई और एक 3 लाइन है, तीनों लाइनों की हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से देखो जो एरिया बनेगा बाउंडेड बाय दिस लाइन आर वो बनेगा हमारे पास ये वाला कंप्लीट एरिया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोला है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच होने वाला, तो ये वाला ट्रायंगल हमारे पास बन गया। अब यहाँ से देखिए क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ से बनाना है क्या, अभी हमारे पास इसको नाम दे दिया ए बी और सी, तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो ये बनेगा। अब यहाँ से फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस ए बी और हाइट ए बी मान लो और बेस हमारा हो गया बी सी। ठीक है, तो बेस हमारा बी सी, तो ए बी हमारे पास कितनी है टोटल हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से k प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 क्यों मोड k मैंने क्यों लिया है, क्योंकि k की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसने x माइनस वाई इज इक्वल टू k, तो k यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसने k के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा, तो यहाँ पे मैंने लगाया है मोड k प्लस 1। सेम और बी सी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, बी सी का भी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा मोड k प्लस 1। तो यहाँ से 1/2 कंप्लीट मोड ए बी की वैल्यू भी यही है और बी सी की वैल्यू भी यही, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें निकालना था और ये बाउंड भी है। ठीक है ना, बाउंड का मतलब ये बंद होना चाहिए, तो ये बंद है ना, कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कंप्लीट क्या है बंद है, तो ये बाउंडेड है कर। ठीक है, इन तीनों लाइन से जो बना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द लाइन्स एंड दिस आर कोप्लानर। कोप्लानर के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला ये वाला x2 माइनस x1
A1 A2 Y2 माइनस Y1 B1 B2 Z2 माइनस Z1 C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये तो लाइन हमारे पास जनरल फॉर्म में गिवन है, इसको हमने जनरल फॉर्म में बनाना है। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले तो जो गिवन है उसके यहाँ से x1 y1 z1 a1 b1 c1 यहाँ पे निकाल लो, निकाल लिया। फिर इसको हमने लिखना है जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया y/m और ये हो जाएगा x/1 और यहाँ से z/0। तो यहाँ से x2 y2 z2 हमारे पास हो गया, a2 b2 c2 हो गया। सारी वैल्यूज़ गिवन फॉर्मूले में पुट करके डेटमेंट को 0 के कवर रख दो, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। ठीक है, हो गया, इजी क्वेश्चन था। सारे फॉर्मूले, सारे रिजल्ट्स, जो भी थ्योरम यूज़ हैं सारी मैंने साथ के साथ इसमें लिखी हुई हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे हमने यूज़ किया है। ठीक है, सीधा नहीं लिखा हुआ कि मतलब हमने विल्सन थ्योरम यूज़ करी, फर्मेट थ्योरम यूज़ करी, नहीं, सारा मतलब मैंने बताया है कि वो क्या कह रही हैं थ्योरम में, तभी हमने उसका यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, हेयर वी राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन में d² - 3d + 2 = 0 लिख लिया। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाए, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और 2। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास होंगे वो क्या बनेंगे, क्या बनेगा, वो कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होगा वो हमारे पास बनेगा c1 e⁻x + c2 e⁻2x। ठीक है, जो हमने OD पढ़ा है ना, OD PD पढ़ा है, उसमें हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। देखिए नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/d² - 3d + 2 इंटू में e⁻3x। तो पुट क्या करेंगे, इसमें सीधा d को 3 पुट कर देंगे, फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पुट कर दिया सारी वैल्यूज़, तो हमारे पास ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद हमने लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है, जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इन दोनों को जो इकट्ठा करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट 18 क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे HPSC PGT मैथ जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था अभी 23 तारीख को रिसेंट, तो कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो भी पूछ लेना, कोई बात नहीं, उसको हम दोबारा भी बता देंगे। ठीक है, और ये PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।